सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम सोने की फसल नामक पाठ में आए शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और अन्य प्रश्नों को जानेंगे और समझेंगे। सोने की फसल नामक पाठ में पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार रामदत्त अपनी कठिन परिस्थितियों में अपने विवेक से, स्वविवेक से धैर्य रखते हुए वह मुश्किल समय, संकट के समय को वो पार कर लिया गया था। कहानी में बताया गया था कि एक राजा था रामदत्त और उनकी रानी थी। उनका जो राज्य था उस राज्य में सुख समृद्धि से भरा पड़ा था। राजा न्यायप्रिय था, प्रजा की रक्षा करने वाला था, प्रजा को अपने पुत्र के समान प्यार करने वाला था। और राजा क्या करता था, अब उसके राज्य में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब लोग अच्छे से हैं कि नहीं, इसका जानने के लिए वे क्या करता था, रात में अपने अंगरक्षकों के साथ भ्रमण के लिए निकलता था। और एक दिन वो क्या देखता है कि एक नगर सेठ के घर के अंदर 3 चोर सुरंग छेद बना रहे हैं और सेंध मार रहे हैं, उनके घर चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। राजा उनको ललकारता और सैनिक उनको पकड़ लेते हैं और राजा के सामने ही वे चोरी करने का प्रयत्न करते। राजा उनको स्वयं पकड़ लिया था, रंगे हाथ पकड़ लिया था, उन्हें मृत्यु दंड की सजा सुनाता है। तो जो उसके साथ तीनों चोर, रामदत्त के साथ 2 और चोर थे, वे क्या करते हैं, वो हार मान लेते, कहते राजा हमको चोरी करते पकड़ लिया, अब तो कुछ हो नहीं सकता है, मरना तो निश्चित है, और कोई भी कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन रामदत्त क्या कहता है कि मैं कोशिश अवश्य करूंगा, मरना तो है ही, शायद मैं प्रयत्न करूं तो बच जाऊं। और वह जब उसको फांसी दी जाती है, देने के लिए तैयारी की जाती है, तो वे वहां के जो सैनिक होते हैं उनसे कहता है कि मैं अपने राजा से मिलना चाहता हूँ। तो वो कहते ठीक है, और राजा के पास संदेश भिजवाते हैं कि मिलना चाहते हैं राजा, वो आपसे, रामदत्त जो चोर है वो आपसे मिलना चाहता है। चोर को रामदत्त के राजा के पास लाया जाता है और वह राजा से कहता है कि मुझे फांसी की सजा तो हो ही जाएगी, लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छी विद्या जानता हूँ, सोने की खेती करने की विद्या जानता हूँ। अगर मैं मर जाऊंगा तो ये सारी चीजें दूसरों को पता नहीं चलेगी, मेरे साथ ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए आप मुझे थोड़े समय की मोहलत दीजिए। राजा कहते हैं ठीक है, और अपने जो उनके अंगरक्षक होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनसे बताता, जो उनके दरबारी लोग होते हैं, उनसे कहता है कि जैसा ये कह रहा, जो व्यवस्था करने को कह रहा, उसको कर दिया जाए। वे क्या करता, जमीन के, राजमहल के पास का जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा लेता और कहता है कि इसको 9 दिन 9 ब्राह्मण इसको जोतेंगे सोने के हल से, और सैकड़ों कुंवारी कन्याएं इसको सोने की कलश में गंगा जल भरकर इसको सींचेंगी और इसमें सोने की बीज डाले जाएंगे। सारी तैयारी कर ली जाती है और राजा के हाथों शुभ मुहूर्त में उसके बोने की तैयारी की जाती है। जैसे ही राजा सोने की फसल बोने के लिए तैयार होता है, रामदत्त कहता है कि इस बीज को वही बोएगा जो कभी चोरी न की हो। राजा कहते हैं अरे मैंने तो बचपन में मिठाई चोरी करके खा ली थी, इसलिए मैं तो नहीं बो सकता। फिर वह अपने न्यायाधीश से, धर्माधिकारी से, दरबारियों से, सबसे कहता है कि आप बोइए, लेकिन सब लोग कभी न कभी कोई अपने सहपाठी का पुस्तक चुरा लिया, कोई कभी पैसा चुरा लिया, कुछ न कुछ चोरी की बात कह के सब लोग मना कर देते हैं। फिर राजा बोलते हैं कि जो सामने प्रजाजन जो देखने आई रहती सोने की फसल कैसे बोई जाए, उन लोगों को कहता है कि आप लोग सोने की जो फसल है, जो भी साह हो, जो भी कभी चोरी ना किया हो, वो आकर इस सोने की बीज को बोए। लेकिन कोई भी आदमी, एक आदमी भी नहीं आता है जो चोरी को करने से बता दे कि मैंने कभी चोरी ही नहीं की है। छोटी बड़ी चोरी सबने की होती है। तो रामदत्त कहता है जब राजा चोर है, न्यायाधीश चोर है, धर्माधिकारी चोर है, दरबारी चोर है, यहाँ तक कि प्रजा में कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने चोरी नहीं की है, तो फिर मुझे ही चोरी के लिए मृत्यु दंड की सजा क्यों दी जा रही है। राजा कहता है बात तो इसके बात पे दम है, और वो कहता कि मैंने यूं ही नहीं चोरी की, मेरा परिवार भूखों मर रहा था, मैं उनको खाना खिलाने के लिए, उनके खाने के प्रबंध करने के लिए चोरी कर रहा था। अगर मेरे पास पैसा होता, मेरे पास कुछ काम होता तो मैं काम करता, मेहनत करता, पैसा लाता और अपने परिवार को खिलाता।
मैं चोरी कभी नहीं करता। राजा उसको पैसा देते हैं और वो जाकर उससे अपना व्यापार शुरू करता है और वह कुछ दिन बाद एक बड़ा सेठ बन जाता है। इस तरह वह धैर्य रखकर, साहस के साथ, विवेक के साथ अपना जो उसके ऊपर संकट आया रहता है उसको दूर करता है। चतुर व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। हम अपने धैर्य के साथ विवेक का प्रयोग करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल समय में भी हम उसको उस कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। अब पाठ में आए जो शब्दार्थ हैं उसको हम पढ़ेंगे। शब्दार्थ है विराजना। विराजना मतलब रहना, शोभित होना। लैस तैयार, सजा हुआ। अंगरक्षक विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में लगा व्यक्ति। सेंध वह छेद जो चोर दीवार तोड़कर बनाते हैं। सुरंग हवालात, हवालात मतलब जेल। रंगे हाथ प्रत्यक्ष। सम्मुख सामने। आगामी आने वाला। सूली फांसी। फरियाद प्रार्थना। हुजूर श्रीमान स्थगित करना, टालना। अमल माने कार्य रूप में लाना। प्रांगण आंगन। जौहरी रत्न परखने वाला। पुरोहित कर्मकांड पूजा पाठ कराने वाला। नियत निर्धारित। मुकरना इनकार करना। मुखातिब होना सामने लाना। विकट भयंकर। जमात भीड़। जघन्यकृत घृणित कार्य। सम्भ्रांत प्रतिष्ठित। मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा जनक की राजधानी कहाँ थी? राजा जनक की राजधानी मिथिला थी। राजा जनक की राजधानी कहाँ थी? मिथिला। न्यायालय में फैसला कौन सुनाता है? न्यायाधीश। भारत में सबसे अधिक सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक। नारियल की खेती किस प्रदेश में होती है? केरल। उत्तर हुआ मिथिला, न्यायाधीश, कर्नाटक, केरल। अब शब्दों एक शब्द में उत्तर देना है। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, उसके लिए एक शब्द बताना है। प्रजा का पालन करने वाला प्रजापालक। न्याय पसंद न्याय प्रिय। चोरी करने वाला चोर। रक्षा करने वाला रक्षक। जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित या कुआरा। इस तरह उत्तर हुआ प्रजापालक, न्यायाधीश, चोर, रक्षक तथा अविवाहित। अगला प्रश्न समझिए और लिखिए। बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिया गया है, उससे नए शब्द बनाए गए हैं। एक प्रत्यय लगाकर आपको बताया गया है कि जब किसी शब्द के आगे, शब्द के पहले कोई शब्द आकर जुड़ता है तो उपसर्ग होता है और किसी शब्द के पीछे आकर कोई शब्द जुड़ जाता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। इस शब्द में दर्शन का दार्शनिक बनाने में इक, ई की मात्रा और क जुड़ गया है। एक प्रत्यय जुड़ा है और नया शब्द बना। इसी तरह जितने भी शब्द हैं उसमें एक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना है। जैसे विज्ञान का वैज्ञानिक, उद्योग का औद्योगिक, इतिहास का ऐतिहासिक, अर्थ का आर्थिक। वैज्ञानिक, औद्योगिक, ऐतिहासिक तथा आर्थिक। अब अगला प्रश्न है, अलग कीजिए। शब्दों को अलग अलग करके लिखना। जैसे सम प्लस भ्रांत, संभ्रांत। उसी तरह सम्मुख, सम प्लस मुख, म में हलन, सम्मुख। सम प्लस पूर्ण, संपूर्ण। सम प्लस पूर्ति, संपूर्ति। सम प्लस मान, सम्मान। सम्मुख, संपूर्ण, संपूर्ति तथा सम्मान। सम प्लस मुख, सम प्लस पूर्ण, हलंत लगा है म में, यहाँ भी म में हलंत लगा, यहाँ भी और यहाँ भी। सम प्लस पूर्ति, सम प्लस मान। अब बच्चों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाते हैं इसको आपको जानना है। पहले पाठ आपको पढ़ा दिया गया है, प्रश्न उत्तर लिखा दिया गया है, पुस्तक में लिखवा दिया गया है, कॉपी में लिखवा दिया गया और आपने याद करके इम्तिहान भी दे दिया है। लेकिन क्या आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखा जाता है पता है? उत्तर किस तरह, पुस्तक में जो उत्तर दिया है उसको किस तरह निकाल कर पढ़ा जाता है और किस तरह उसके सेंटेंस बनाए जाते हैं, वाक्य बनाए जाते हैं, इसको जानना है। इसके लिए सबसे पहले जो प्रश्न है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। अब देखिए प्रश्न है,
राजा चंद्रकेतु में एक अच्छे राजा के कौन कौन से गुण थे। अब पाठ का जो प्रारंभ होता है उसमें बताया गया है कि राजा कौन थे, उनका नाम क्या था, उनकी रानी कौन थी, उनकी रानी कैसी थी और राजा में कौन कौन से अच्छे गुण थे। राजा न्यायप्रिय थे, प्रजा की रक्षा करने वाले थे, अपने प्रजा को अपने संतान से बढ़कर मानने वाले थे, प्रजा पालक थे, न्यायी थे। तो प्रश्न है कि अच्छे राजा में कौन कौन से गुण थे। तो आपका उत्तर होगा कि राजा चंद्रकेतु में अच्छे राजा के गुण थे, वह प्रजा पालक थे, न्यायी थे तथा अपने प्रजा को अपने संतान से बढ़कर मानते थे। प्रश्न पर ध्यान रखेंगे, फिर उतना ही उत्तर लिखेंगे जितना पूछा गया। इन्हीं की पूरी कहानी लिखेंगे। उनके राज्य में बहुत शांति बसती थी और राज्य में घूम घूम कर लोगों को देखते थे कि क्या है, बस वो अच्छे राजा के गुण बस बताना है। दूसरा है तीनों चोरों को मृत्यु दंड की सजा क्यों मिली। बच्चों, मैंने ये बात दोबारा मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप प्रश्न का उत्तर कैसे निकालना है। कई बार आप लोग कंप्लेन करते हैं, मिस आपका जो वीडियो बताया गया है उसमें उत्तर समझ में नहीं आया, हम उसका उत्तर कैसे लिखे, आपने जो एक्सप्लेन किया। और जब मैं बताती, कोई भी उत्तर बताती तो कोई जरूरी नहीं कि मैं बुक की लाइनें बताऊंगी, मैं उसका उत्तर बताऊंगी। वही बात कई तरह से कही जा सकती है, कभी आगे से पीछे की तरफ उत्तर दिया, मतलब बात को कहने का ढंग अलग अलग होता है। और आप सोचते हैं मिस बिल्कुल एक एक शब्द जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था वैसे लिख के बस मैं देख के और उतार लूं और रट लूं। आपको स्व विवेक खुद करने की आदत सीखना है, इसलिए मैं बता रही। इसका आप सारे प्रश्न का उत्तर जानते होंगे, मुझे पता है, नहीं जानते तो कापी में देख के जान जाएंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन आपको खुद उत्तर निकालना सीखना है। इससे तो आप प्रश्न के उत्तर बनाना सीखेंगे, प्लस आपको चीजों को बहुत रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वह काम आप स्वयं किए रहते हैं। जब हम कोई काम स्वयं करते हैं तो वो चीजें मुझे ज्यादा दिन तक याद रहती है, हमेशा के लिए याद रहती है। तो आप किसी भी, कोई हिंदी विषय का नहीं, किसी भी विषय को आप ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को ध्यान से देखिए, खुद सर्च कीजिए, पुस्तक की लाइनें देखिए, फिर उसका उत्तर लिखिए। आज फिर मैं बताती हूँ अगले प्रश्न का उत्तर किस तरह लिखेंगे। तीनों चोरों को मृत्यु दंड की सजा क्यों मिली। आपको पता है कि राजा नगर भ्रमण के लिए निकलते थे और एक दिन उन्होंने देखा कि नगर के सेठ के घर में चोर चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया। तो क्यों? और जब रंगे हाथ पकड़ा तो मृत्यु दंड की सजा अवश्य मिलेगी। तो इसका उत्तर हो गया, तीनों चोरों को राजा ने चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया था, इसलिए उन्हें मृत्यु दंड की सजा मिली। तीनों चोरों को राजा ने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था, इसलिए उन्हें मृत्यु दंड की सजा मिली। रामदत्त ने अपने बचने का क्या उपाय सोचा? क्या उपाय सोचा? वो कहता है कि राजा के से हमें मिलना, और राजा के पास जाके कहता है कि हमें सोने की फसल की खेती करने की जो है विद्या आती है। तो रामदत्त ने अपने बचने का क्या उपाय सोचा? उसने सोचा, रामदत्त ने राजा के सामने जाकर कहा कि मुझे सोने की फसल करने की कला आती है, अगर मैं मर जाऊंगा, मुझे फांसी की सजा हो जाएगी तो मेरे साथ ही यह कला चली जाएगी, यह विद्या चली जाएगी। सोने की खेती करने के लिए क्या क्या तैयारी की गई? क्या क्या तैयारी की गई थी? सबसे पहले जमीन का एक टुकड़ा लिया गया, उसे सोने के हल से ब्राह्मणों के द्वारा जुतवाया गया, फिर सोने के कलश में गंगा जल भरकर सैकड़ों कुंवारी कन्याओं से सिंचवाया गया, फिर सोने के बीज तैयार किए गए थे। यही सब किया गया था ना। ये आपका उत्तर हुआ। खेत तैयार हो जाने पर रामदत्त ने क्या कहा? जब खेत तैयार हो गया तो रामदत्त ने कहा कि बीज वही बोएगा जिसने कभी चोरी नहीं की। अगर जिसने कभी भी कोई चोरी किया हो इस बीज को बोएगा तो फसल नहीं उगेगी, फसल बेकार हो जाएगी। ऐसा आप अपनी पुस्तक से देखकर उसकी लाइनों को लिख सकता है। इसमें देखिए लिखा है यहाँ, कि अगर किसी ने जीवन में एक बार भी कुछ भी ना चुराया हो तभी उसके द्वारा सोने की फसल उगेगी, अन्यथा सारा प्रयत्न बेकार चला जाएगा। ये पंक्तियां आपको लिखना है, ऐसा उसने बताया है। अब आगे के जो प्रश्न है पाठ से अलग, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं और नाम लिखा गया है कि जंगल का राजा, फलों का राजा, स्वर्ग का राजा, हाथियों का राजा, ऋतुओं का राजा, पक्षियों का राजा कौन? तो जंगल का राजा कौन होता है बच्चों?
आपको पता है जंगल का राजा, इसे चित्र भी बनाया, शेर होता है। फलों का राजा आम होता है। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव है। हाथियों का राजा ऐरावत हाथी है। ऋतुओं का राजा बसंत है। पंछियों का राजा गरुड़ पक्षी है। जंगल का राजा शेर, फलों का राजा आम, स्वर्ग का राजा इंद्र, हाथियों का राजा ऐरावत, ऋतुओं का राजा वसंत, पक्षियों का राजा गरुड़ पक्षी। बच्चों, इस पाठ का हमने अध्ययन किया। पाठ में आए जो प्रश्न उसको जाना, शब्दार्थ को जाना, पाठ से अलग प्रश्नों को जाना और समझिए और लिखिए। सारे प्रश्नों को हमने जाना समझा। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पुनः इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करिएगा और प्रयत्न करिएगा कि आप 100 अध्याय पे ध्यान दें। ये नहीं कि मम्मी पापा कह रहे हैं तब पढ़ें, टीचर कह रहे हैं तब पढ़ें और कोई न कोई बहाना बना के आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना। आप अपनी पढ़ाई, अपना अध्ययन जारी रखेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। धन्यवाद।